वेलकम टू द सीरीज एक्सेल बेसिक टू एडवांस IT स्क्वायर। मेरा नाम है फैजान अडीरा एंटिक्स और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सेल की पूरी सीरीज, जिसमें मैं आपको एक्सेल सिखा रहा हूँ डे बाय डे। जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो डिलीवर करी थी डे 0 और उसमें हमने सिर्फ कुछ बेसिक टूल्स को डिस्कस किया था एक्सेल के, किस किस तरह के टूल्स होते हैं, किस किस तरह उन्हें यूज करते हैं। लेकिन आपका जो कोर्स है वो डे 1 यानी इस वीडियो से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मैं आपको कवर करूंगा कुछ फंक्शंस जैसे इफ, काउंट इफ फंक्शन और बहुत से अलग टॉपिक। इफ फंक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल के अंदर और उसको समझना, इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से इसको कवर किया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको आई होप कभी इफ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसके अलावा भी कुछ अदर टॉपिक्स कवर किए हैं मैंने। वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियो आने पर आपको अपडेट मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और कोर्स को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो कोर्स को स्टार्ट करते हैं डे 1 से। आप पहले ये जो PDF ये जो एक्सेल फाइल देख रहे हैं, इस एक्सेल फाइल को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड कर लें और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊं। एक्सेल क्या है? एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ऑल्सो इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ MS ऑफिस। तो ये MS ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है एक्सेल, और ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। स्प्रेडशीट का मतलब मैंने आपको बताया था, जो ये शीट आप देख रहे हैं इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं। कोई भी शीट जिसके अंदर डेटा को फिल किया जा सकता है रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में, तो उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है। डिजिटली जो हम रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को सेव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। वर्कबुक एक्सेल की फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। एक्सटेंशन नेम, तो एक्सटेंशन नेम का मतलब है कि जो आप फाइल को एक्सेल की फाइल को सेव करते हैं, उसके बाद उसका जो लास्ट में एक एक्सटेंशन नेम आता है। फॉर एग्जांपल मैंने ABC करके कोई एक्सेल की फाइल सेव की है, तो उसमें आएगा abc.xlsx, यानी कि ये एक्सेल की फाइल है। इसी तरह जैसे हम PDF को सेव करते हैं तो लास्ट में .pdf लिख कर आता है, तो एक्सेल की फाइल में XLSX लिख कर आता है। आपको ये देखना है, सिर्फ पहले एक्सेल एस आता था सिर्फ, बट अभी XLSX आता है। XLSM ये मैक्रोज के लिए है, यानी एक्सेल की कोई मैक्रोज अगर आपने सेव किया है उसके अंदर, ये उसके लिए होता है XLSM फॉर्मेट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आएगा। B होती है बाइनरी फाइल, CSV होती है कॉमा सेपरेटेड फाइल। नेम बॉक्स क्या होता है एक्सेल के अंदर वो मैंने आपको बता दिया। रिबन बार इसको रिबन बोलते हैं पूरा, ये जो आप देख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ रोज़, टोटल 10,48,576 रोज़ होती हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 16,384 टोटल कॉलम होती हैं एक शीट के अंदर, जिसका लास्ट का जो एड्रेस होता है में XFD होता है। इसको हम फॉर्मूले की हेल्प से भी काउंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको लिखना है कॉलम्स ओपन ब्रैकेट, कोई भी एक नंबर लेंगे आप, 1 2 3 कुछ भी, कॉलन क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी के लिए आप बस इतना समझ लें किस तरह मैंने किया है। कॉलम्स लिखकर कोई भी नंबर लिखना है, उसके बाद इस फॉर्मेट में आपको कोई भी नंबर लिखिए, 2:2, 3:3 या 1:4 और एंटर मारेंगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स निकल के आ जाएगा। सेम फॉर रोज़ अगर आपने चेक करनी है, यहाँ पर आपने कोई कॉलम सेलेक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल F, ये मैंने पूरी F कॉलम ले ली। F कॉलम लेने के बाद मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे को आ गया क्या, टोटल नंबर ऑफ रोज़। ये मतलब बता रहा है कि F कॉलम के अंदर, जो कॉलम F है इसके अंदर टोटल कितनी रोज़ हैं वो ये हमें बता रहा है। ठीक है, 2007 से पहले का जो ये 2007 का पुराना वर्जन था एक्सेल का, उसमें टोटल 65,536 रोज़ होती थी और कॉलम होती थी सिर्फ 256। बट अभी जो लेटेस्ट एक्सेल का वर्जन है उसके अंदर 16,384 कॉलम्स हैं और 10,48,576 रोज़। हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है। तो जो फर्स्ट सेल है उसका एड्रेस होता है A1, यानी ये वाली सेल। A कॉलम है और रो कौन सी है, 1, तो A1। इसी तरह जो मैंने अब के लिए किया ये हो गया B8, B कॉलम 8 रो, दिस इज एड्रेस। ये लास्ट सेल का एड्रेस है,
ये एरोज मैंने आपको बताए थे, अगर आपने लेफ़्ट चलना है राइट चलना है वो सब चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर करी थी। अभी आ जाते हैं हम सीधा फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस क्या हैं, ये समझ लिए फार्मूलाज हैं, ये प्री डिफाइंड फार्मूलाज जो कि एक्सेल के अंदर पहले से ही डिफाइन हैं। कुछ कैलकुलेशन कुछ कोड एक्सेल के अंदर ऑलरेडी हुआ है, तो जब भी आप कोई एक फंक्शन यूज़ करते हैं वो कोड अप्लाई होता है और वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है और आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो आप फार्मूला बार्स पे टैप करें, यहाँ पर आपको सब फार्मूला या फंक्शंस भी आप कह सकते हैं मिल जाएंगे। आप ऊपर देखें सब तरह के एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं। लाइक अगर हम एक एक को डिस्कस करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कॉमनली यूज़ हैं। सम का हमें पता है टोटल करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने इक्वल टू लिखना होता है। इक्वल टू लिखने के बाद आपने उस फंक्शन का नाम लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे सम करना है तो सम फंक्शन लिखूँगा मैं SUM। आपको हर एक फंक्शन को पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं उसका लॉजिक समझा दूंगा फंक्शंस कैसे लिखा जाता है, तो आपको ईजी पड़ेगा उसको करने में। सम लिखने के बाद फंक्शन नेम मैंने लिख दिया, आप स्मॉल लेटर्स में लिखें कैपिटल में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंक्शन लिखा, फिर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे पैरेंथेसिस। अब इसमें देखिए नीचे यहाँ पर दिखा रहा है नंबर 1। आपको सम किसका करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऊपर की कॉलम में यहाँ 85 लिखा है तो मैं लिखता हूँ 85। फिर आप सही से देखें, इसी में नंबर 1 के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद बोल रहा है नंबर 2। मैंने कॉमा लिखा, नंबर 2 है मेरा क्या 96, तो मैंने 96 लिखा। फिर दोबारा मुझे कॉमा दिखा रहा है, यानी मेरी जितनी भी बड़ी सीरीज़ है इस तरह से मैं सबको कॉमा कर करके वो पूरा नंबर की सीरीज़ सिलेक्ट कर सकता हूँ। जहाँ तक आपने नंबर सेलेक्ट करने सीरीज सेलेक्ट करें, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट, लास्ट नंबर के बाद आपको कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। एंटर करें तो मुझे इसका टोटल मिल गया, यहाँ पर इन मार्क्स का टोटल मिल गया, ठीक है। इसको करने का एक और तरीका है, सबसे पहले सम लिखना है आपने, ओपन करना है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट के अंदर आपने अभी मैंने क्या किया था, नंबर लिखे थे। मैं रेफरेंसिंग का यूज़ करूँगा यहाँ पर। रेफरेंस मतलब सेल का एड्रेस मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, तो आपने जिस भी सेल का सम करना है उस सेल के ऊपर जाकर क्लिक कर देना है। लाइक दिस सेल, मैंने इस पर क्लिक किया, आपको यहाँ इसका एड्रेस दिखाने लगा B4, B कॉलम और 4th रो। इसके बाद कॉमा यूज़ करना है, फिर इसके बाद मुझे ये सम करना है, कॉमा दिस सेल, कॉमा दिस सेल, कॉमा दिस वन। लास्ट सेल के बाद कॉमा यूज़ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज करके हिट एंटर मारेंगे, आपको सम मिल जाएगा टोटल वैल्यू। यहाँ पर मैंने क्या करा है, इन सेल को सिलेक्ट किया है और इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी ये उसका सम करके मुझे दे देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 85 की जगह मैं अगर लिखता हूँ 100 और एंटर दबाता हूँ, तो आप देखें मेरा रिज़ल्ट भी चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो इस सेल के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेफरेंसिंग यूज़ की है, सेल का एड्रेस यूज़ करा है, तो इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी सम में। तो 2 तरीके मैं आपको बताया अभी तक। अब तीसरा एक और तरीका देख लें। आप इस पर क्लिक करें और ड्रैग प्रेस होल्ड रखना है, क्लिक करके होल्ड रखिए, होल्ड करके अपने माउस को ड्रैग करते जाइए, ड्रैग करते जाए, ड्रैग करते जाए। अब ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया, आपको एक एक करके सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, पूरा एरिया आपका सिलेक्ट हो गया। अब आप एंटर करें तो यहाँ भी आपको सही रिज़ल्ट मिल गया। बट इसमें आप फ़र्क देखें क्या दिख रहा है, B4 इसके बाद कॉलन। पहले हम क्या यूज़ कर रहे थे, कोमा, बट यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, कॉलन।
ये सिर्फ सम के अंदर नहीं बता रहा, पूरे एक्सेल के अंदर यही फॉर्मेट आप यूज़ करेंगे, यही समझेंगे, इसको आप समझ लीजिए। क्योंकि पूरे एक्सेल के अंदर जब भी फंक्शंस में हम रेफरेंसिंग यूज़ करेंगे तो हम ये कॉलन का या कोमा का इनका ही यूज़ करने वाले हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो कॉलन जहाँ पर आ रहा है उसका मतलब है वो एक रेंज सेलेक्ट कर रहा है, यानी B4 से, इसको कॉलन को आप से समझ लें, B4 या 2 समझ लें, B4 to B8, B4 से B8 तक इस कॉलन का मतलब है 2। तो B4 से B8 तक जितनी भी सेल हैं उनको सिलेक्ट करेगा, ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लिए और फिर एंटर दबाया हमने, इसका सम कर दिया। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट पर। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको वीडियो को पॉज करके, अलग अलग सेल से, इस शीट के ऊपर भी और अलग भी। यहाँ मुझे निकालनी है टोटल कॉस्ट। एक यूनिट का प्राइस हमें दे रखा है 10 रुपये और क्वांटिटी है 150, तो टोटल अमाउंट कितना होगा 1500, जो कि हमें क्लियरली दिख रहा है। बट इसको हम करेंगे प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले से, इज इक्वल टू प्रोडक्ट आप लिखें। प्रोडक्ट लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करा, सबसे पहले किसी भी फंक्शन में इक्वल टू, फिर फंक्शन का नाम। और आप जब भी उस फंक्शन का नाम लिखते हैं तो यहाँ पर उसका पूरा दिखाने लगता है कि आपको आगे क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है पूरा याद करें। तो नंबर 1 हमारा ये है, फिर कोमा, इसकी मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है 10 से, तो इस सेल पर क्लिक किया तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पर E4 की मल्टीप्लिकेशन F4 से हो रही है, और इसको मैंने क्लोज करा, एंटर दबाया, तो मेरे पास आ गया रिजल्ट। अब क्या हर एक सेल के लिए मुझे ऐसा करना होगा? नहीं, मुझे सिंपल क्या करना है, इस सेल पे क्लिक करना है और अपने कर्सर को इस कॉर्नर पे लाना है। जैसे ही प्लस का आइकन बनेगा इसको प्रेस करना है, होल्ड करना है, दबा के होल्ड कर रखिएगा और ड्रैग करें माउस को नीचे जहाँ तक आपको वैल्यू चाहिए और छोड़ दें। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिल रहा था इसकी मल्टीप्लिकेशन इससे कर 1500। तो जैसे ही हमने इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग किया तो पूरा का पूरा जो फॉर्मूला हमने ऊपर वाली सेल में लगाया था वो फॉर्मूला नीचे वाली सेल में शिफ्ट हो गया, और रेफरेंसिंग भी शिफ्ट हो गई। यानी पहले हमने रेफरेंसिंग ये 2 दी थी, अब रेफरेंसिंग शिफ्ट होकर ये 2 हो गई। अगर हमने एवरेज निकालनी है इन सब का एवरेज, तो एवरेज के लिए अलग फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एवरेज। आप ABE लिखेंगे तो आपको देखें नीचे लिख कर आ जाएगा पूरा तरह से। रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, पूरी रेंज, क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर, तो ये इसने इसका एवरेज निकाल के दे दिया। आई होप आपको इतना मैथमेटिक्स तो आता होगा कि आप एवरेज समझ में आए। आप अलग से इसके एवरेज कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के हेल्प से, क्लोज चेक करने के लिए। आपको करना क्या होगा, इन सब को सम करना होगा। इन सब का सम करने के बाद ये टोटल कितना आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5, इन सब का सम करने के बाद 5 से डिवाइड कर दें तो आपका एवरेज आ जाता है। आपका सेम आना चाहिए। एक फंक्शन है मिन। मिन इज यूज्ड फॉर मिनिमम वैल्यू, इज इक्वल टू मिन, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट रेंज, क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर। तो इसमें क्या हुआ, अभी मेरे को ये मिनिमम वैल्यू दिखाई है, यानी मैंने जो रेंज सेलेक्ट करी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसके अंदर सबसे कम वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 65 है। तो मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पर मिली है मिन फॉर्मूला की हेल्प से, यानी इस पूरी रेंज के अंदर जो सबसे कम वैल्यू है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी। इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू अगर हमने ढूंढनी है, इज इक्वल टू मैक्स, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट रेंज, क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर, 96। इस पूरे एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 96। अब आ जाते हैं काउंट, इज इक्वल टू काउंट, सेलेक्ट रेंज, क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर,
5। तो काउंट फंक्शन हमें काउंट करके देता है टोटल नंबर ऑफ सेल, कितनी सेल हमारी पूरे रेंज के अंदर हैं विद सम न्यूमेरिक वैल्यूज़, विद सम न्यूमेरिक वैल्यूज़। यानी जो मैंने रेंज सेलेक्ट करी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उस रेंज के अंदर कितनी ऐसी सेल हैं जिसके अंदर कोई नंबर फिल है, जिसके अंदर कोई नंबर फिल है। तो आप देखें टोटल 5 सेल हैं और पांचों के अंदर ही कोई ना कोई नंबर फिल है। अब जैसे मैं यहाँ से बैक स्पेस दबाता हूँ, एंटर करता हूँ, अभी भी क्या है, रेंज पूरी वही सिलेक्ट है। देखें आप E15 से E19 तक, E15 तो ये रेंज सेम है, बट क्या हुआ, इस रेंज के अंदर जो सेल हैं जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू है वो कितनी है, 4। अब अगर मैं यहाँ लिखता हूँ A, अब आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या चेंज होगा इंटर करते ही, बताइए, कमेंट कीजिए, फिर अपना रिजल्ट देखिए। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करेगा, ऐसी सेल जिसके अंदर सिर्फ नंबर हो, सिर्फ नंबर। अगर मैं यहाँ A1 भी लिखूंगा, एंटर करूंगा, तब भी ये इसको काउंट नहीं करेगा। इट विल काउंट ओनली द सेल दैट हैव सम न्यूमेरिक वैल्यू इज इक्वल टू काउंट A। काउंट A से समझ लें ऑल, याद रखने का तरीका, A फॉर ऑल। तो काउंट ऑल, ये हर एक सेल को काउंट कर देगा जिसके अंदर कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू है, बट हाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई, चाहे 0 ही सही, कुछ ना कुछ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर कुछ हो ही नहीं। अगर मैं यहाँ से इसको ब्लैंक ही कर दूँ तो देखो 4 दिखा रहा है। देयर शुड बी एनी वैल्यू विद इन द रेंज, देयर मस्ट बी एक्चुअली। ओके, नाउ काउंट ब्लैंक। अगर आपने किसी रेंज के अंदर ब्लैंक सेल काउंट करनी है, फॉर एग्जांपल ये मेरी रेंज है, मुझे काउंट करना है कि मेरी इस पूरी रेंज के अंदर कितनी ब्लैंक सेल हैं। ब्लैंक मतलब ब्लैंक, कुछ भी वैल्यू नहीं है, तब हम यूज़ करेंगे इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट रेंज क्लोज ब्रैकेट हिट एंटर गेट द वैल्यू 1। इस पूरी रेंज के अंदर सिर्फ एक ही सेल ऐसी है जिसमें कुछ भी नहीं है, जो कि ब्लैंक है। काउंट इफ, काउंट इफ हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी कंडीशन के बेस पर काउंट करना है कुछ डेटा, जैसे इज इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट रेंज, रेंज क्या है मेरी, दिस इज माय रेंज। इस पूरी रेंज के अंदर से मुझे सिर्फ फीमेल्स काउंट करनी है, यानी जिसमें F लिखा है वो काउंट करना है। तो सबसे पहले आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, कॉमा, इसके बाद आपने क्या काउंट करना है, सिर्फ फीमेल। तो आप F लिखेंगे। अगर मैं F लिख कर क्लोज ब्रैकेट करके इंटर मारता हूँ तो काउंट, तो ये हमने रेंज सेलेक्ट करी। देन इसके बाद हमने क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, F, यानी जितने भी F हैं इस पूरे रेंज के अंदर वो हमें काउंट करके देगा ये। बट इसमें अभी एक मिस्टेक है, देखिए मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे आउटपुट मिलता है 0। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर हम जब भी कोई अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं वो डबल कोटेशन में लिखते हैं। इसको अगर हम खाली ऐसे डायरेक्ट F लिख देंगे तो ये इसको काउंट नहीं करेगा, इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना होगा अपने कॉलन के आगे जो बटन है, कोटेशन में आपको F लिखना है। यानी कुछ भी आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं, कोई भी अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा आप फिल करते हैं तो उसको आपने डबल कोटेशन के अंदर करना है, किसी भी फंक्शन के अंदर, कोई भी फंक्शन हो, वो सिर्फ काउंट इफ की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी फंक्शन है। अब आप एंटर कीजिए तो देखिए आपको ये काउंट आ गया फीमेल का, 2 फीमेल है। इसी तरह मेल काउंट करेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ओपन ब्रैकेट सेलेक्ट रेंज कॉमा क्राइटेरिया मेल, एंटर। देयर आर 3 मेल। इस पूरे रेंज के अंदर कितने मेल हैं, 3। तो सबसे पहले आप पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर हमारा क्राइटेरिया। एक और तरीका है इसको करने का, वो मैं बताता हूँ। जैसे इस सेल के अंदर लिखा है F, अब
मैं यहाँ पर ये एफ लिखने की बजाय क्राइटेरिया में किसी सेल को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं सिलेक्ट करता हूँ इस सेल को। अब इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इसका क्राइटेरिया बन जाएगा। ठीक है, एंटर करा तो मेरे को तब भी सही रिजल्ट निकल के आएगा। तो आप कोई सेल सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख कर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप लिखेंगे, टाइप करेंगे डायरेक्ट FBEF जो भी कुछ भी टाइप करेंगे उसको हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। हाँ, अगर आप कोई नंबर्स लिख रहे हैं, न्यूमेरिक डेटा, एक्सेल के अकॉर्डिंग दो डेटा इसके पास होता है, एक न्यूमेरिक डेटा और एक अल्फ़ाबेट्स डेटा, ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है। तो न्यूमेरिक डेटा को आप कभी भी, आपको न्यूमेरिक डेटा फंक्शन के अंदर अगर लिखना है तो उसमें डबल कोटेशन की ज़रूरत नहीं होती, वो हम आगे इफ़ कंडीशन में देखेंगे। यहाँ पर दिया है, इस क्वेश्चन को आपने खुद करना है। हमने वीकली सैलरी निकालनी है, हमें वेजेस दी हुई है, आवर्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। उसके बाद एवरेज सैलरी भी काउंट करनी है, टोटल एवरेज सैलरी कितनी है। हो अब आ जाते हैं लॉजिकल फंक्शन के अंदर। लॉजिकल मतलब जिसमें कोई लॉजिक लग रहा है। तो लॉजिक का एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो फंक्शन है वो इफ़ है। ये इफ़ फंक्शन ऐसा समझ लीजिए, इसको अगर आपने समझ लिया तो बहुत ईजी है, अदरवाइज इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न। भाई बीवी की तरह है ये इफ़ फंक्शन, अगर ये समझ में आ गई तो ज़िंदगी आसान है, नहीं तो परेशान है। चले, बट हाँ कोई बात नहीं, मेरे साथ हो तो मैं आपको समझा दूंगा, बहुत इजी वे में समझाऊंगा इसको, इसका बाप भी समझ में आएगा आपको। इफ़ हमने लिखना है सबसे पहले। इफ़ का मतलब होता है अगर, अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा, अगर ये हुआ तो क्या होगा, बस ये इसको यही समझना है। सबसे पहले इफ़, अगर, इफ़ लिखते ही हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट लिखा हुआ आ रहा है। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है कंडीशन क्या है, अगर अब पहले कंडीशन समझो, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। कंडीशन मेरी ये है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये है कि जो मार्क्स हैं हमारे, ये जो मार्क्स हमें दे रखे हैं, ये मार्क्स अगर 60 से ज़्यादा हैं तो पास है बच्चा, अगर 60 से कम है तो बच्चा क्या है, फेल। ठीक है, अगर 60 से ज़्यादा है तो पास है, 60 से कम तो फेल। तो सबसे पहले हमने इफ़ के अंदर कंडीशन लिखनी होती है। इफ़ फंक्शन लिखने के बाद कंडीशन सबसे पहले हम लिखते हैं कि कंडीशन क्या है, फिर कोमा। ये भी मैं समझा रहा हूँ आपको, कंडीशन कैसे लिखनी है वो हमें लॉजिकली सोचना होगा। कोमा, वैल्यू इफ ट्रू, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मैं क्या रिजल्ट चाहता हूँ। भाई अगर जो कंडीशन मैंने लिखी है यहाँ पर, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो मैं क्या रिजल्ट चाहता हूँ कि मेरी इस सेल के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए। तो वो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले वैल्यू इफ़ ट्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, यानी कि कंडीशन मेरी ये है कि मार्क्स जो हैं वो 60 से ज़्यादा होने चाहिए। द मार्क्स मस्ट बी ग्रेटर देन 60, दिस इज़ माई कंडीशन। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी अगर वाकई में ही मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, तो क्या रिज़ल्ट मैं आपको आउटपुट में दूं, तो मेरे को पास लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पास, फिर कोमा। अगर नहीं, वैल्यू फॉल्स का मतलब है अगर नहीं, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो क्या आपको रिजल्ट चाहिए। तो भाई यानी कि कंडीशन अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, कंडीशन क्या थी, मार्क्स 60 से ज़्यादा नहीं हैं या 60 के बराबर नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं हो रही जो कंडीशन हमने लिखी है, तो हमें रिज़ल्ट मिलना चाहिए फेल। क्या मिलना चाहिए, फेल। फेल लिख कर आना चाहिए मेरी इस सेल के अंदर, कॉमा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू इफ ट्रू, दिस इज़ वैल्यू इफ फॉल्स। और वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या है, कंडीशन मेरी है क्या, मार्क्स। मार्क्स कहाँ लिखे हैं ये बताओ मुझे, मार्क्स हैं कहाँ, एक सेल के अंदर है। कौन से सेल के अंदर है, इस सेल के अंदर है। कौन सी सेल है ये, C3। यानी C3 के अंदर जो वैल्यू है क्या है, मार्क्स है। तो C3 के अंदर जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए। बचपन में आपने पढ़ा होगा ये ग्रेटर देन,
इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा, जिसका मुंह खुला है वो वैल्यू ज़्यादा है ना, जिस डायरेक्शन में ये मुंह खुला है वो वैल्यू ज़्यादा है। अगर ग्रेटर देन है, ज़्यादा है या फिर बराबर है, चले बराबर वाला बाद में समझना है, ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है, तो ग्रेटर देन 60। इफ C3 is greater than 60 then we want a result as pass, otherwise we want a result as fail। ये कंडीशन मैंने लिखी, इसके बाद एंटर किया तो मुझे क्या रिजल्ट मिला, फेल, क्योंकि जो C3 के अंदर वैल्यू है वो 60 से ज़्यादा नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, और कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वैल्यू फॉल्स में क्या हमने लिखा था, फेल। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर बहुत से लोग इसको याद कर लेते हैं कि भाई इस तरह से लिखना है, फिर पास लिखना है, फिर फेल लिखना है, नहीं, आपको लॉजिक समझना है। लॉजिक बिल्डिंग इफ फंक्शन में बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखें, आएगा समझ में, या फिर मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको और क्लियर होगा। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ यहाँ से पकड़ कर, जैसे मैंने पहले बताया था, कर्सर को यहाँ ले जाना है, सबसे पहले अपने सेल को, इस वाली सेल को सिलेक्ट करना है, कर्सर को यहाँ ले जाना है, जैसे ही ब्लैक होगा इसको पकड़ना है, होल्ड करे रखना है और ड्रैग करना है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे जितने भी पास हैं, यानी जिसके भी 60 से ज़्यादा हैं वो सब पास हो गए। कंट्रोल Z अंडो करा मैंने। आपको ड्रैग भी नहीं करना, आप एक और चीज़ कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर कर्सर लाइए, ड्रैग करने की बजाय डबल क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली फिल कर देगा जहाँ तक रिक्वायरमेंट है। ओके, एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मान लो मैंने अभी एक कंडीशन लिखी थी कि अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं, अगर मार्क्स 60 हैं तो क्या होगा, तो बच्चा फेल हो जाएगा। देखो यहाँ पे मार्क्स 60 लिखा है, बट फिर भी इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, फेल। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला था अगर 60 से ज़्यादा हैं तब, मैंने ये नहीं बोला था अगर 60 के बराबर हैं या ज़्यादा हैं। तो भाई बराबर वाले भी तो पास हैं, जिनके मार्क्स 60 से ज़्यादा हैं पास हैं, बट जिनके 60 हैं वो भी पास हैं, ये मैंने कहा था ना। तो ग्रेटर देन के साथ एक और साइन लगा दो, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 60 से ज़्यादा हो C3 की वैल्यू या 60 के बराबर हो, तो हमें, तो ये कंडीशन बन जाएगी। एंटर करें, अब इसको ड्रैग करें, डबल क्लिक, अब देखें आप, देखिए 60 पर क्या आ रहा है, पास। ठीक है, अभी एक और मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसका लॉजिक अच्छे से बिल्ड कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद जब लॉजिक बिल्ड हो जाएगा तभी मैं आगे प्रोसीड करूंगा। एक और मैंने क्वेश्चन बनाया है, आप इसको खुद ट्राई करना, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या क्या है, बट मैं साथ साथ करवाऊँगा अभी आपको। अभी परफॉर्मर, देखिए मैं ये चाहता हूँ कि ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं हमारे, और अगर जिसकी भी सैलरी, मैं चाहता हूँ कि एक एग्ज़ाम्पल 25,000 से ज़्यादा है वो गुड परफॉर्मर है, और जिसकी 25,000 से कम है वो पुअर परफॉर्मर है। ठीक है, कोई भी एक मैंने क्राइटेरिया, देखो इसको बिल्कुल सीरियसली मत लेना, बस एक लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इफ़ इज इक्वल टू लिखने के बाद इफ़ ओपन ब्रैकेट, तो मैं क्या चाहता हूँ कि सैलरी होनी चाहिए 25,000 से ज़्यादा, तो गुड, अगर 25,000 से सैलरी कहाँ लिखी है, इस सेल के अंदर, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। अगर E4 की जो वैल्यू है, यानी E4 के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा यानी ग्रेटर देन, कितने से ज़्यादा होनी चाहिए, वो 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, कॉमा 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर इसके बाद वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर 25,000 से ज़्यादा है तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, तो हम पहले क्या लगाते हैं, हमेशा वैल्यू इफ़ ट्रू, कंडीशन सेटिस्फाइड अगर होती है, जो मैंने लिखा है वैल्यू इफ़ ट्रू का मतलब जो यहाँ लिखा है वो सेटिस्फाई होता है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस एम्प्लॉय को गुड स्कोर मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डबल कोटेशन के अंदर गुड, फिर कॉमा, अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो क्या लिखा आना चाहिए, पुअर, क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर, तो यहाँ लिखा गया 4।
अब एक और क्वेश्चन देखें बोनस को। मैं चाहता हूँ कि जितने भी एम्प्लॉय हैं हमारे पास जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, सैलरी जिनकी भी 30,000 से कम है, कंपनी ने डिसीजन लिया है उनको बोनस मिलेगा 500 रुपये का। कितने का बोनस मिलेगा? 500 का। और 30,000 से सैलरी अगर ज़्यादा है तो उन्हें कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी इतनी सैलरी कमा रहे हैं, क्या बोनस लेंगे? तो इसमें भी इफ़ देखो, इफ़ कहीं भी अगर ये है तो क्या होगा, तो वहाँ हमेशा इफ़ कंडीशन लगेगी। इज इक्वल टू इफ़ ओपन ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट, यानी कंडीशन क्या है मेरी? कंडीशन आपको पता ही है, अगर E4 के अंदर जो वैल्यू है वो ज़्यादा है यानी ग्रेटर देन है कितने के? 30,000 से, कोमा, तो क्या लिखा आना चाहिए? तो क्या लिखा आना चाहिए? 500 रुपये। कोमा लगाया। अगर सेटिस्फाइड हो रही है कंडीशन तो 500, यानी कि अगर सैलरी 30, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी और आपने बताया भी नहीं, चुपचाप वीडियो देख रहे हो। कंडीशन ये नहीं थी, कंडीशन ये थी कि अगर कम हो सैलरी 30,000 से, अगर कम हो, E4 के अंदर जो वैल्यू है अगर वो कम है यानी लेस देन 30,000, तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए? 500 लिखा हुआ आना चाहिए मेरी सेल के अंदर। अदरवाइज़ अगर कम नहीं है, इसके बराबर है, 30,000 के बराबर है या 30,000 से ज़्यादा है, तो क्या लिखा आना चाहिए? 0 लिखा आना चाहिए। क्लोज ब्रैकेट, हिट एंटर, 500। तो यहाँ पर इसकी सैलरी कितनी है? 25,000, यानी 30,000 से कम है, तो क्या लिखा है हमारा? 500। इसी तरह इसको मैं अगर पकड़ के ड्रैग करूँगा तो जिन भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 30,000 से कम थी उनको हमने 500 रुपये का बोनस दे दिया। जैसे यहाँ पूजा को मिला, अंजलि को मिला और सिमरन को। तो ये हमारा तरीका होता है इफ़ कंडीशन को अप्लाई करने का। एक और कंडीशन देखें इफ़ फंक्शन के साथ, इज इक्वल टू इफ़, अगर, ओपन ब्रैकेट। अब दूसरा एक कंडीशन है कि कंपनी बोलती है कि, या कंपनी क्या गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि जिसकी भी सैलरी 40,000 से ज़्यादा होगी उसको 2.5% का, 5% का, या फिर कितना भी टैक्स देना होगा। लेट से जिसकी भी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है उसको 10% का टैक्स देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टैक्स काउंट कैलकुलेट करना है सैलरी के बेसिस पर। ट्राई करें, अदरवाइज़ मैं करता हूँ। लॉजिकल टैक्स कंडीशन क्या है? सैलरी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए 40,000 के। अगर किसी की भी सैलरी 40,000 के टच पे जाती है, 40,000 हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो बराबर के लिए इक्वल टू और ग्रेटर देन के लिए ये साइन हमने लगाया, ग्रेटर देन। अगर ऐसा होता है तो उसको टैक्स देना होगा भाई। टैक्स कितना देना होगा? 10%। 10% तो हमने बोल दिया, बट किसका 10%? भाई उसकी सैलरी का ही 10% देना होगा। ठीक है, उसकी सैलरी का 10% देना है, तो यानी कि उसकी सैलरी कहाँ पर है? E4 में। दोबारा से इस पर क्लिक करें। E4 का 10%, E4 मल्टीप्लाई बाय 10%। दोबारा से देखें इसको अगर नहीं समझ में आया। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो E4 सैलरी कितनी है? E4 के अंदर जो भी वैल्यू है वो उसकी सैलरी है, उसका 10%, E4 का मल्टीप्लाई 10%। यहाँ पर लिख कर आ जाएगा रिजल्ट हमारा, कोमा। अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि उसकी सैलरी जो है वो 40,000 से कम है, तो उसको नो टैक्स, तो हम लिख देते हैं डबल कोटेशन में नो टैक्स। एंटर दबाया, नो टैक्स लिख कर आ गया, क्योंकि सैलरी कितनी थी? सिर्फ 25,000। अब इसको आप डबल क्लिक करें तो देखिए जिसकी भी सैलरी 40,000 है उसका 10% यहाँ पर टैक्स निकल कर आ गया।
ये क्वेश्चन मैंने इफ कंडीशन का दिया है, इसमें आपको क्या करना है, जिन लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया, देखो इनका टारगेट दिया गया था, टारगेट अगर इन्होंने अचीव किया है, इनका ये सेल्स अमाउंट है, तो इनको 1,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। तो आपने दिखाना है कि किस किस को इंसेंटिव मिलेगा 1,000 का। जिसको इंसेंटिव मिलना चाहिए 1,000 का, तो उसके नाम के सामने 1,000 आना चाहिए, अदरवाइज 0 आना चाहिए। सिंपल, ये आपने करना है। चलिए इसका इफ फंक्शन का थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करता हूँ मैं भी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फिर ये इसके बाद। इफ़ मैंने ओपन किया, इसके बाद मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, इज इक्वल टू, डबल कोटेशन में लिखना है इंडिया। ये मैंने कंडीशन लिखी। अब आप मुझे बताओ क्या प्रिंट होकर आएगा जब मैं एंटर करूँगा। तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ क्या प्रिंट होकर आएगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप थोड़ा बहुत मतलब समझ गए आप इस कंडीशन को। ए, जी हाँ, देखिए कंडीशन ये है कि E3 के अंदर अगर लिखा है इंडिया, E3 इज इक्वल टू व्हाट, इंडिया, तो हमें क्या प्रिंट चाहिए, ए। अदरवाइज़ अगर नहीं लिखा तो बी। तो इसलिए जब हम इंटर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा इफ 5 इज इक्वल टू 5, तो 5 अगर 5 के बराबर है, स्टेटमेंट ये मेरी क्या है, 5 इज इक्वल टू 5। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट, क्योंकि 5 तो 5 के बराबर ही होता है, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ट्रू अगर है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1। अगर जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो ट्रू नहीं है तो मैं चाहता हूँ मेरा आउटपुट क्या मिले मुझे, 2, क्लोज ब्रैकेट। अब जब आप इंटर करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1। या इसकी जगह मैं और कुछ लिखता हूँ अगर, तो अभी मेरी स्टेटमेंट क्या है, 5 बराबर है 5 के, दिस इज़ माई स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो रही है। और कंडीशन जब सेटिस्फाइड होती है तो हमें आंसर मिलता है वैल्यू ट्रू वाला। अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है, यानी ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, वैल्यू इफ़ फॉल्स वाला। तो अभी इस केस में मुझे क्या मिलने वाला है, ए, क्योंकि स्टेटमेंट क्या जो है, स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। अगर मैं लिखता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 5, तो आप बताओ क्या 5 5 से बड़ा है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, यानी ये कंडीशन जो हमने लिखी है ये क्या है, सेटिस्फाइड नहीं होगी। जो हमने स्टेटमेंट लिखी है दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो जब फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमें कौन सा आउटपुट मिलेगा, वैल्यू इफ़ फॉल्स, यानी हमें आउटपुट मिलेगा नेक्स्ट वाला बी। इस तरह से इफ़ फंक्शन काम करता है। आई होप ये इफ़ आपको बिल्कुल अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, ताकि जब मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा न्यू नेक्स्ट पार्ट तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप इस पर थोड़ा कमेंट भी अपना कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले, थोड़ा सा मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू लर्न एक्सेल अप टू एडवांस लेवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।